ठीक है, चलिए सही दिख रहा है, सही है ना? हाँ भाई, सही है ना? चलिए, तो हम पढ़ेंगे आज से तुम्हारा जो है ना स्टार्ट हो रहा है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बोला जाता है आपकी पॉलिटी। ठीक है, राज्य व्यवस्था को पॉलिटी बोला जाता है। अब पहले तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या है, इस चीज़ को मैंने आपको पहले ही बताया था। और देखो सारा का सारा यूपीएसआई का सिलेबस सारे का सारा धीरे धीरे आता चला जाएगा, चाहे कितने भी। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग यूपीएसआई का जितना भी जीएस का सिलेबस है या जीडी का, एसएससी जीडी का जितना भी सिलेबस है उसको सामने रख लें। उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम तैयारी कर रहे हो 4 से 5 महीने में अगर पेपर होने वाला है तो उससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। क्लियर बात है ना? क्योंकि वहाँ पर मूल विधि और बहुत सारी चीज़ें इतनी दे रखी है ना एसआई वालों को, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल हैं जो किसी एक किताब में तो मिलने वाली है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन मिल सकता है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। पॉलिटी में नए मुद्दे भी जुड़ते जाते हैं, जैसे कल ही कोई सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय आ गया या हाई कोर्ट का निर्णय आ गया या संसद ने कोई बिल पारित कर दिया, धारा 370 हटाई है संसद ने अपनी हटाई है, हमारी संसद ने हटाई है, तो अगर पार्लियामेंट 370 हटा रहा है और बाद में मन आ गया कहीं किसी का, नरेंद्र मोदी का, कहा हटा दी चलो आज, तो आज हम लगा देते हैं, और लगा दी ना, कहा 370 फिर से बहाल की जाती है, कहीं आ गया मन, कहीं गलती से वैसे आएगा नहीं मुझे पता है। ठीक है, तो फिर से धारा 370 वो लगा देंगे वहाँ पे, तो होगा क्या, अब ये तुम्हारा नया जो ट्रीटमेंट किया गया, नया जो विल आ गया ना, तो वो आपका पॉलिटी में कंसीडर किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ इतना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वो होता है जिसमें आपके कुछ लिखित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसमें अलग अलग संविधान में क्या होता है, भाग होते हैं, भाग के अंदर अलग अलग अनुच्छेद दिए जाते हैं, और कभी कभी उपखंड भी हो जाते हैं, मैं अभी अब बताने वाला हूँ धीरे धीरे। तो उसमें आपको अनुच्छेद मिलेगा, और अनुच्छेद में एक बार वो चीज़ें लिख दी जाती हैं, वो सारी की सारी बार बार मिटती नहीं है, वो लिख दी तो लिख दी, उसमें ही संशोधन होता रहता है। ठीक है, संविधान संशोधन हमें दे रखा राइट, तो संविधान का संशोधन होता रहता है। ठीक है, चलिए, संविधान को मैंने आपको पहले ही बताया था, संविधान का मतलब क्या है, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलता है। क्लियर बात है ना? संविधान क्या है, उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर क्या चलता है, देश का शासन चलता है। ठीक है भाई, शासन चलता है। ये मैंने आपको संविधान बताया था, संविधान की परिभाषा क्या बताई थी, जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है, व्यवहारिक, क्या है, व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक यानी कि आपको पढ़ा होगा राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है, यानी संविधान में जो आर्टिकल दे रखे हैं उनका क्या होता है, ये व्यवहारिक प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको एक बताया था, याद है ना, मैंने बताया था आपको आर्टिकल राज्य व्यवस्था और इसमें अंतर अगर आपको करेंगे ना, तो मैंने बताया था अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 बोला था मैंने, और आर्टिकल 17 में मैंने बोला था, याद करो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने बोला था अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, ठीक है, एक दंडनीय अपराध है। अब समझ लो पहले कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। यानी कि ये आर्टिकल 17 तो ये कहता है अस्पृश्यता जो है ना वो एक दंडनीय अपराध है। अब कहीं पर भी इस आर्टिकल में दंड अगर आप पढ़ोगे ना, दंड भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे एक कहा जाता है मृत्युदंड,
एक वो कहा जाता कारावास, कुछ समय दे रखा होगा 5 वर्ष 10 वर्ष का। एक कारावास होता है आजीवन कारावास, और यहाँ पर आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है, वही फाइन लगा दे, या दोनों के दोनों दे सकता है, आर्थिक दंड प्लस इतने वर्षों का कारावास। इसका मतलब क्या है, इस आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में कहीं ये डिफाइन नहीं है कि आखिर में कितने वर्षों का या कितने समय का उसको दंड दिया जाएगा। इस दंड देने का प्रावधान जो किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के राज्य व्यवस्था वाले पार्ट में आएगा। किस में आएगा? राज्य व्यवस्था वाले पार्ट में। इसमें क्या मैंने आपको बताया था कि कितना किसको दंड मिलेगा, इसका प्रावधान किसने किया है? संसद ने किया है। ठीक है, तो संसद ने जब दंड का प्रावधान किया है तो उन्होंने बनाया था एक पहला नियम अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। क्या बनाया था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अब याद है ना, ये तो मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि जो एसटी शेड्यूल्ड कास्ट के जो भी पर्सन हैं, ये नियम सिर्फ उन्हीं के लिए, लोगों के लिए था। मतलब किसी व्यक्ति ने, जो आपके वर्ण व्यवस्था के आधार पर, हमारे यहाँ पर 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, याद करिए, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। बताया था मैंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण व्यवस्था के आधार पर आपको वहाँ पर क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो एससी वर्ग में नहीं आ रहा है, तो उस व्यक्ति ने अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ, एससी व्यक्ति पर्सन के साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जो अस्पृश्यता वाला है, तो फिर उसके ऊपर अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लागू हो जाएगा। जैसे उसको किसी सार्वजनिक जगह पे बेइज्जती करना, जैसे कि सार्वजनिक स्थल जैसे तालाब हुआ, नल हुआ जो सरकार के द्वारा लगवाया गया है, सड़क हुई या विद्यालय हुआ, इन जगह पर अगर उसको आपने रोकने की कोशिश की कि भाई तुम नहीं पढ़ सकते हो, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, पढ़ना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा तो काम झाड़ू लगाना है या XYZ करने, कोई भी काम करने का है, इसका मतलब तुमने उसको बेइज्जत करने की कोशिश की है। अब जब तुमने बेइज्जत करने की कोशिश की है तो तुम्हारे ऊपर 1955 जो बिल पारित किया गया था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, वो लागू होगा। और व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति SC वर्ग से संबंध रखता हो तभी वो लगवा सकता है ये नियम। ठीक है, तो अब क्या होता था, उसको उसके लिए दंड दिया जाता था। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे सिर्फ SC के लिए था। अब जब गांव में या किसी भी जगह पे इन व्यक्तियों के साथ कोई व्यवहार किया जाता था, तो व्यवहार इस आधार पर कर देते थे लोग, वो दबंग लोग किया करते थे। और जब दबंग लोग किया करते होंगे ना, तो समझ सकते हो कि ऐसे व्यक्तियों को अपने आप को कहीं पर थाने में रिपोर्ट लिखाने का या कहीं पर कुछ और एक्स्ट्रा मदद मांगने से, किसी से मदद मांगी तो वो व्यक्ति कभी भी आपके पक्ष में नहीं खड़े होंगे कि भाई दबंग व्यक्ति से कौन पंगा लेगा। तब फिर तो वही ये नियम जो बनाया गया ना संसद द्वारा, वो तो बना ही रह गया, कुछ तो इसका इम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं पाया, कुछ सुधार तो आ नहीं पाया, क्योंकि तुम्हें पता चला कि तुम रिपोर्ट लिखाने गए हो और दबंग भाई साहब लाठी लेके पहुंच गए, और तुम थाने से बाहर निकले हो, क्योंकि थाने में उन लोगों की 60 घाट पहले से बनी रहती है। ठीक है, तो पता चला तुम बाहर निकल के आए हो और तुम्हें किसी ने धुन दिया, तो तुम तो लगाने के SC वर्ग से अपना थोड़ा सोल्यूशन पाने के लिए गए थे, भैया हो जाए निर्णय और हमको थोड़ी अच्छी इज्जत मिल जाए। पता चला उसने तुम्हें धुन दिया, अब तुम्हारी और बेइज्जती हो गई, और बाद में वो कॉलर ऊपर करके कहेगा कि देख SC की रिपोर्ट लिखवाने गया था और मैंने धुन के फेंक दिया उसको। अब ऐसा व्यक्ति क्या दोबारा रिपोर्ट लिखवाने जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वो डर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब संसद को पता चली तो संसद ने एक नया नियम बना दिया, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, क्या बनाया? एक नया बिल, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यानी कि अब ये नया बिल बनाया, 1989 में आ गया ये। अब इस बिल के तहत उन्होंने क्या किया? इस बिल के तहत उन्होंने कहा ये बिल अब सिर्फ और सिर्फ SC वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा, ये बिल
SC और ST वर्ग दोनों पर लागू होगा। SC मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जो जनजातियाँ होती हैं। अब जानते हैं जनजातियाँ पाई जाती हैं मेघालय वाले क्षेत्र में। तो मेघालय क्षेत्र में, यूपी में कोई ऐसी जनजातियाँ नहीं हैं अभी फ़िलहाल। तो ऐसी जगह पे शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं। तो ये भी पाया गया कि ऐसा व्यवहार शेड्यूल ट्राइब के साथ भी किया जाता है। तो उन्होंने SC के साथ ST वर्ग को भी जोड़ दिया। और होगा क्या, इसके तहत उन्होंने एक नियम बनाया है कि अगर किसी व्यक्ति ने SC या ST व्यक्ति के साथ कोई ऐसा गलत काम करने की कोशिश की या उसको बेइज्जत करने की कोशिश की, तो उसको क्या मिलेगा, तुरंत उसकी क्या हो जाएगी, गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी। अग्रिम जमानत नहीं। अब मतलब जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर SC वर्ग के किसी व्यक्ति ने मुकदमा लिखवाया थाने में, तो थानेदार या जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो UPSI की, UPSI वाला व्यक्ति ये नहीं सोचेगा, सब इंस्पेक्टर ये नहीं सोचेगा कि आखिर में मुझे क्या करना है, कोई डिसीजन नहीं लेगा। उसको तुरंत जाके उस व्यक्ति को गिरफ्तार ही करना पड़ेगा। क्लियर बात है ना, तुरंत गिरफ्तारी। और अगर वो जमानत चाहे कि आर्थिक कुछ रुपए, जैसे हर केस में, ज़्यादातर केस में क्या होता है, कुछ दंड देने के बाद, आर्थिक दंड या कुछ साल की सज़ा देने के बाद या कुछ समय थाने में बिठाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। जो दंड होता है ना उसको दे दिया जाता है और बाद बाकी वो घर पे वापस आ जाता है। तो जमानत मिल गई उसको, तो जमानत भी नहीं करवा पाएगा जब तक उस केस की पूरी तरीके से जांच नहीं हो जाएगी और हर चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये तुम्हें आर्टिकल 17 के बारे में बताया था। ये है आपका संविधान और राज्य व्यवस्था। तो संविधान में क्या है, संविधान में सिर्फ और सिर्फ लिखित प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। कल को कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि बता भाई SC ST अधिनियम ये लिखा कहाँ पर है, तो उसको तुम दिखाओगे भाई आर्टिकल ये रहा 17 के अंतर्गत, और देख ये अमेंडमेंट किया गया, उसके तहत ये आर्टिकल यहाँ पर जोड़ दिया गया है, और उसको पढ़ ले आराम से। तो वो पढ़ लेगा, कहेगा हाँ संविधान में लिखा है। क्लियर बात है ना। इसके बाद मैंने आपको याद है, मैंने बताया था संस्थाएँ। क्लियर बात है ना। तो संस्था मैंने आपको बताई थी, अभी एकदम उसको भी याद कर लो। संस्थाएँ, संस्थाओं में मैंने ऐसे बताया था, संस्थाएँ संस्थाओं का मतलब क्या है, ऐसी संस्थाएं, मतलब एक पहले मैंने बताई थी संवैधानिक, और मैंने क्या बताया था, असंवैधानिक। वैसे कोई संस्था होती नहीं है, असंवैधानिक। और अगली मैंने बताई थी आपको, क्या बताई थी मैंने, संविधानेतर। इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम याद रखना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अच्छा, आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है, संविधानेतर से। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा नीति आयोग, मैं यहाँ लिख दूँ नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है क्योंकि योजना आयोग को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड रहता है, पेपर में बहुत बार देखा भी गया है। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, संवैधानिक क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं जिनके बारे में संविधान में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से लिखा है। क्लियर बात है ना। और संवैधानेतर संस्थाएं भी होती हैं जिसका निर्माण संविधान में नहीं कहीं लिखा है, लेकिन जो क्या करती हैं, कहीं ना कहीं संविधान राज्य व्यवस्था चलाने के लिए, देश में शासन चलाने के लिए हेल्प करती है, मदद करती हैं। और ये वाली असंवैधानिक संस्थाएं कोई होती नहीं है, इसको वैलिड माना ही नहीं जाता है। इस प्रकार की कोई संस्था होती नहीं है, सिर्फ 2 संस्थाएं होगी। असंवैधानिक का मतलब ये होता है संविधान में नहीं है, जैसे उल्फा और ISI, इनको बनाने की वैसे भी परमिशन नहीं है। ISI, ठीक है, इसको बनाने की इस्लामिक स्टेट, इसको बनाने की वैसे ही परमिशन नहीं है। तो ऐसी कोई संस्था है ही नहीं। तो संस्थाएं 2 होगी, संवैधानिक, असंवैधानिक। ठीक है, फिर मैंने असंवैधानिक में भी 2 पार्ट आपको बताए थे। क्या मैंने बताया था, असंवैधानिक में मैंने बताया था संविधिक और कार्यकारी। याद है ना, याद करो सारा कुछ, अभी बहुत आगे तक जाना है।
संविधिक और कार्यकारी। कार्यकारी में मैंने आपको क्या बताया था? संविधिक में मैंने क्या बताया था? जिसको कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कौन बनाना स्टार्ट करेगा? संसद बनाना शुरू करेगा। संसद बनाएगी और संसद से बनाने के बाद लोकसभा से राज्यसभा या राज्यसभा से लोकसभा, उसके बाद चला जाता है राष्ट्रपति के पास। तो ऐसी संविधिक कहलाती है। कार्यकारी ऐसी जहाँ पर राष्ट्रपति बोले कि तुमको बनाना है कोई संस्था, जैसे नीति आयोग है, इसी में आता है कार्यकारी में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर राष्ट्रपति के ऑर्डर के द्वारा बनता है। राष्ट्रपति इसको बनाने के लिए सजेस्ट करता है। ये यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद अब एक नया हेडिंग डालिए और उसके आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैं तुमको एक चीज़ छोटी छोटी सी, लेकिन तो शक्तिमान आता था ना पहले, शक्तिमान वाली चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, देखिए तुम्हारा जो संविधान होता है ना, संविधान के अगर और छोटे लेवल पे जाओगे कुछ भाग होते हैं। ठीक है, संविधान के कुछ भाग होते हैं। भाग के बाद उसके अंदर अगर आपको मिलेंगे क्या? अनुच्छेद। अभी एग्जांपल देके मैं समझा दूंगा। अनुच्छेद के अंदर क्या मिलेंगे आपको? खंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? खंड मिलेंगे। और खंड के बाद आपको मिलेंगे उपखंड। क्लियर बात है ना? यानी कि ये तो आपका होगा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बोला जाएगा आपका पार्ट, और ये बोला जाएगा आर्टिकल, ये बोला जाएगा आपका क्लॉज, और ये आपका बोला जाएगा सब क्लॉज। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता ये है क्या वास्तव में। क्लियर बात है ना? अब देखो, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाना चाहूँ तो वेन डायग्राम आपको कैसे बनाओगे? देखो, सबसे छोटा भाग उपखंड, उससे बड़ा खंड, उससे बड़ा अनुच्छेद, और अनुच्छेद से बड़ा क्या है? भाग, और भाग के बाद सबसे बड़ा जो बनेगा वो क्या बनेगा? संविधान का बनेगा। ये वाला पार्ट किसका है? संविधान का। और ये वाला भाग किसका है? अभी एग्जाम्पल मैं दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। ये वाला भाग तुम्हारा किसका बनेगा? उपखंड का। ये वाला भाग तुम्हारा किसका बनेगा? जाके खंड का। ये वाला भाग किसका बनेगा? ये गलत लिख रहा है, अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद। इसके बाद किसका बनेगा? भाग। भाग के बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है, भाग के बाद मैंने ये आपको बता ही दिया है कि ये वाला भाग किसका बन रहा है? संविधान का। आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कराऊंगा। भाग के बाद एक स्टेप और लिख लेना, यहाँ पर अध्याय। ठीक है, अध्याय, चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पे कर लोगे तो भाग के बाद ये वाला आएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद ये वाला आएगा। ठीक है, तो भाग के बाद एक गोला और मैं बीच में खींच दूँ। ठीक है, ये वाला जो रेड से मैंने खींचा है ना, ये बनेगा अध्याय। ठीक है, चैप्टर। ये होता है आपका किसी भी, अगर संविधान में आप जाएंगे तो सबसे पहले संविधान होगा। संविधान के अंदर उसके पार्ट मिलते हैं, अनुच्छेद मिलेंगे, अध्याय मिलेगा, अध्याय के बाद अनुच्छेद मिलेंगे, अनुच्छेद के बाद खंड मिलेगा, खंड के बाद उपखंड मिलेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसको लिखिए आराम से, पहले नोट करिए, फिर मैं समझाता हूँ। धीरे धीरे पहुँचोगे आप। ठीक है, बना लिया वेन डायग्राम? लिख लिया?
बढ़े आगे। चलिए अब ध्यान दो, ये बेसिक है, बेसिक ही समझना पड़ता है, बेसिक में ही क्वेश्चन गलत कराता है, ठीक है। चलिए हटा दो उसको, मैं हटा रहा हूँ। देखो जैसे संविधान को बताने की जरूरत नहीं, संविधान तो बहुत बड़ा पार्ट होता है, पूरा संविधान इतनी बड़ी मोटी सी किताब ही रहती है आपकी, जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है, बाद में संशोधित होते होते वो इतनी बड़ी हो चुकी है, ठीक है, अभी बढ़ ही रही है। अब देखो जैसे किसी भी जगह पर, जैसे लिखा है, मैं लिख रहा हूँ अनुच्छेद, अब यहाँ से थोड़ा दिमाग इधर ही लगाना, अनुच्छेद लिखा है और मैंने लिख दिया अनुच्छेद 39। तो अगर ये लिखा ना तो ये आर्टिकल है, एक स्वतंत्र आर्टिकल है अपने आप में, क्लियर बात है ना। मैंमैंने कहीं लिख दिया, अगले मैंने इसके आगे नीचे लिख दिया 39A 39B। अगर आपसे ये बोलेगा कोई, आपको इसको पढ़िए, तो आप ऐसे नहीं, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 29 क्लॉज ए, किस में जाएगा, क्लॉज ए, क्लियर बात है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा तो इसको बराबर पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे तो क्या, आर्टिकल 39 क्लॉज बी। लेकिन आगे देखिए, कहीं पर आपको ये दे दे अनुच्छेद 39, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, 39A कैपिटल में दे दे, और जैसे 21A आर्टिकल दे रखा है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो अब आप इसको एकदम ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये अपने आप में एक स्वतंत्र आर्टिकल है, स्वतंत्र अनुच्छेद है। इसका मतलब क्या है, इस आर्टिकल का, इन दोनों आर्टिकल का 39 आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर बात है ना। अगर 39 आर्टिकल से लेना देना नहीं है तो ये इसका भाग भी नहीं है, क्लियर बात है ना। तो यहाँ पर जब कहीं पर भी कैपिटल में मिलेगा तो आप ये समझ लेना कि आर्टिकल ये स्वतंत्र है। बच्चे गलती ये कर देते हैं, जैसे मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया, मैंने ये लिख दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में है, ठीक है, किस आर्टिकल में, दिमाग इधर ही रखिएगा। और मैंने वहाँ पर ऑप्शन रखे आर्टिकल 21, ये अनुच्छेद लिखे हैं, ठीक है, लिख देता हूँ मैं पूरा, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, ठीक है, और मैंने आर्टिकल 30 ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आंसर बनने का आर्टिकल 21A, क्योंकि आर्टिकल 21 से कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 21A बिल्कुल अलग है और आर्टिकल 21A बिल्कुल अलग है, कैपिटल में जो लिखा है, ये एक स्वतंत्र आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है, एक स्वतंत्र आर्टिकल है, स्वतंत्र, ठीक है। जैसे कि 39 बोल दूँ मैं, 40 बोल दूँ, उसी प्रकार से ये भी आर्टिकल है, अलग है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको पहले नोट करिएगा फिर आगे बढ़ो, इतना नोट करो पहले जल्दी से। इसको समझते रहना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं मगर शक्तिमान जैसी मोटी मोटी बातें हैं, है ना, गंगाधर कहता था आगे, उसको याद कर लेना है ना। अगर इनको नहीं सीख पाया तो तुम्हारे भैया तमराज किलमिच पड़ जाएगा, है ना। वो देखते थे पहले नाटक चलता था, नवरंगी आएगा फिर तुम्हारे लिए लेके, है। इसको नोट करो जल्दी से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब सही चल रहा है, इसमें भी देख लो जरा, चल रहा है, सही चल रहा है इसमें, सही है ना। अच्छा इधर आ रहा है,
उधर ज़्यादा जा रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा ज़्यादा इधर ना पढ़ाऊँ, उसको छेड़ना नहीं अब तुम। हाँ चलिए चलिए होने दो उसको, चले आगे। और आना मिनट्स चल रही है उसमें, देख लिया। चलो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, आगे बढ़े। अब चलो इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया कि नहीं? बढ़ो आगे, चलिए। उसी प्रकार से अगर कहीं पर भी, इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दूं, चलो इसको हटा दे रहा हूं मैं। अगर कहीं पर आपको इस प्रकार से लिखा मिल जाए, कैसे? ऐसे मिले 19(1)(a) या कोई सा मिल सकता हूँ, मैंने दाड़ ले लिया 19(1)(a), तो आपको पढ़ना कैसे इसको, आर्टिकल को? इसको पढ़ना है, ये है आर्टिकल, या आर्टिकल बोले या अनुच्छेद कितना है? 19 क्लॉज 1, और उसके बाद बोल लोगे सब क्लॉज ए। क्लियर बात है ना? सब क्लॉज ए, इस प्रकार से पढ़ना, ऐसे मत पढ़ देना। इसका मतलब क्या है? ये आर्टिकल 19 है, 19 के अंदर ABCD गए होंगे, तो आर्टिकल ABCD का, आर्टिकल 19 का एक तो ये हिस्सा है ही है, लेकिन जो ABC है ना, 1 के बाद ABC ये है ना, ये इसके और भाग है, मतलब उसके और उपखंड है। जैसे मैंने लिख दिया 19(1)(b), क्लियर बात है ना? तो ये क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज मतलब खंड, क्या है? 1, और सब क्लॉज कितना है? V। समझ में आया? समझ में आया क्या मतलब है? अब कहीं पर आपको ये लिखने को मिल जाए, कोई आपसे पूछ ले, बताइए भाई आर्टिकल बताओ ये क्या लिख रहा है, तो आप तुम कहोगे भाई आर्टिकल 24 है, अलग है, ठीक है। कोई आपसे ये बोले 21(a), तो कहोगे भाई आर्टिकल 21 क्लॉज 1। कोई आपसे बोल दे आर्टिकल 20 और यहाँ पर ए जोड़ दे, तो क्या बोलेंगे? आर्टिकल 24 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। क्लियर बात है ना? इसको आप नोट करो पहले, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन जानने वाली है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता ये क्या है, ठीक है। इसको आप नोट करो, क्वेश्चन यहीं से गलत होता है। और चले आगे। इसको नोट कर लो। थोड़ा फास्ट नोट किया करो, है ना, ज़्यादा पढ़ा दूँ मैं तुम्हें जल्दी जल्दी। हो गया कंप्लीट? अब इसका मतलब क्या है? मैंने संविधान बताया, राज्य व्यवस्था बताया, मैंने आपको संस्थाएं बताई। अब मैंने आपको यहाँ पर इसके पार्ट बताए, संविधान को किस एंगल से देखना है। क्लियर बात है ना? अब आपको मैं बता रहा हूँ अनुसूची क्या है, ठीक है। तो अब हेडिंग बनाइए छोटी सी, फिर उसको लिखिए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखिए लिखिए अनुसूची। अनुसूची अनुसूची इसको शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल बोल देते हैं, ठीक है। इसको लिखिएगा। अनुसूची, अनुसूची संविधान के अंत में, संविधान के अंत में दी गई, अनुसूची संविधान के अंत में दी गई अनुसूची संविधान के अंत में दी गई वह सूची है, वह सूची है, वह सूची है। ये क्या है? ये एक तो मिलेगी आपको लास्ट में, और कैसी है? एक सूची है जो, सूची है जो संविधान के किसी, जो संविधान के किसी
संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या, संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है, संविधान की किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। ठीक है भाई, आपको पता है कि आपकी अनुसूचियाँ कितनी हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। क्लियर बात है ना? अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं। तो ये बोला गया अनुसूची अगर तुम देखोगे जाके ना, तो ये एक तो मिलेगी आपको अंत में, संविधान के अंत में, फ्रंट पेज पे नहीं मिलेगी आपको कभी भी। और उसमें क्या लिखा है? एक तो लास्ट में होगी, असूची है, एक नंबर बाई 1 2 3 4 5 इस तरह 12 तक गई है। और प्रावधान भी, प्रावधान उसमें क्या दे रखा है कि सूची में सारी चीज़ें दे रखी हैं। प्रावधान कैसे प्रावधान देकर रखा है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे लिख रहा है आर्टिकल 1, आपको आर्टिकल 1 को याद करिए। आपका अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का एक संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, मतलब इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसको आप एक शब्द को याद रखिएगा, क्या? संघ का मतलब यहाँ पर यूनियन है। देखिए, विश्व की अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसमें जो प्रावधान है ना, धीरे धीरे टॉपिक अपने आप से बाइट होते चले जाएंगे, ओपन होते चले जाएंगे, सीखने समझने का मौका मिलता जाएगा। ठीक है, अभी तो शुरुआत है। अगर आप इसको देखोगे ना, विश्व की सारी चीज़ों को अगर देखोगे तो उनके संविधान का जो निर्माण हुआ ना, वो उनका संविधान का निर्माण 2 तरीके से हुआ है। देखिए कैसे, या तो उनका सिस्टम फेडरल होगा। कैसे होगा? फेडरल होगा। ठीक है, संघवाद और उसके चक्कर में ना पड़ना, अब इंग्लिश के टर्म याद करो, क्या होगा? फेडरल। या फिर उनका संविधान क्या होगा? यूनिटरी। क्या होगा? यूनिटरी होगा, एकात्मक होगा। क्लियर बात है ना? भारत ने इन दोनों चीज़ों को नहीं माना है। आप जानते हैं, अध्यात्मक व्यवस्था जिसमें प्रेसिडेंट होता है, और एक तुम्हारा होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो आप मैं आगे पढ़ाऊँगा ही। ठीक है, अब देखो, हमने ना तो फेडरल सिस्टम को अपनाया है, ना तो हमने यूनिटरी सिस्टम को अपनाया, हमने इसका बीच का रास्ता चुना है, जिसको बोलते हैं क्या? यूनियन। क्लियर बात है? क्या बोलते हैं? यूनियन। मतलब क्या है? इसमें कुछ ऐसे चीज़ें जो फेडरल की भी लिखी हुई हैं, कुछ यूनिटरी की भी लिखी है, वो क्या कहलाएंगी? यूनियन कहलाएंगी। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में चैप्टर में जब आगे आएगा मैं आपसे डिस्कशन कर लूँगा डिटेल से। ठीक है, वैसे मैंने क्लास में कभी बताया भी है। तो ये क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। पहले इस चीज़ को सीखने की कोशिश करो। यहाँ से भारत, तुम्हारा भारत है ना, भारत में भारत का नाम एक तो भारत है संविधान में, दूसरा क्या है? इंडिया है। वैसे भारत के नाम आप एक शब्द से याद कर सकते हैं, बिहार टी। भारत के शब्द को याद कर सकते हैं, बिहार टी। तो बिहार टी में बहुत सारे, जैसे हिंदुस्तान भी तो नाम है भारत का, रेवाखंड भी तो भारत का नाम है। ठीक है, आर्यवर्त भी तो भारत का नाम है। ऐसे प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, लेकिन उन नामों को ना संविधान में लिख के आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। मतलब कितने नाम हुए संविधान की तरह? 2 नाम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के संवैधानिक आधार पर कुल कितने नाम हैं, कितने बताओगे? 2। एक कौन सा? भारत। एक कौन सा है? इंडिया। ठीक है, राज्यों का संघ है। एक शब्द आपने सुना होगा, राज्य, और एक शब्द सुना होगा हमने, राष्ट्र। ठीक है, राज्य और राष्ट्र दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ठीक है, देखो दोनों में बेसिक अंतर को अब मैं बता दे रहा हूँ, वैसे आगे अंतर आपको मैं समझाऊंगा ही। राष्ट्र का मतलब ऐसा होता है, दोनों में देखो राष्ट्र हो और राज्य हो, दोनों को अपने निर्णय स्वतंत्र लेने का अधिकार होता है। और स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार मतलब होता है जिसको संप्रभुता शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संप्रभुता बोलते हैं। और हमारे संविधान के अंतर्गत ये शब्द जब हम पढ़ेंगे ना, तो संविधान को पढ़ेंगे तो उसके हमारी उस पर शुरुआत में ही संप्रभुता शब्द का वर्णन किया गया है। तो मैं वहाँ पर भी आपको बताऊँगा, जैसे समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है प्रस्तावना में ही। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा।
तो दोनों को निर्णय लेने का अधिकार तो है ही, लेकिन अंतर इतना होता है कि राज्य के लोग अपने देश के प्रति एक भाव रखते हैं। अब आप कहोगे भारत में भी हम तो रखते हैं, हम तो भारतवासी हैं, भारत के ऊपर किसी ने कुछ किया तो मैं भी तो उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। राष्ट्रीयता तो हमारे अंदर भी कूट कूट के भरी है, और राष्ट्रीयता तो इसके अंदर भी कूट कूट के भरी होती है। लेकिन मेरी बात समझना, राष्ट्र के अंतर्गत राष्ट्रीयता ज़्यादा भरी होती है और राज्य के अंदर राष्ट्रीयता कम होती है, जिसके आधार पर राज्य और राष्ट्र में अंतर होता है। जैसे भारत को छोड़ के आप किसी भी जगह पे जाइए, विदेश में अमेरिकन क्रांति हुई थी या किसी भी फ्रांसीसी क्रांति हुई है या जर्मनी की क्रांति हुई है, वो सारे राष्ट्र, जैसे अमेरिकन क्रांति है तो अमेरिकन क्रांति को जो रिजल्ट निकल के आया ना, रिजल्ट बाद में जो रिजल्ट निकल के आया तो वहाँ के लोगों के द्वारा स्वयं से ही संघर्ष किया गया था आज़ादी के लिए। जैसे आपको पता है अमेरिका पहले उपनिवेश हुआ करता था, किसका? इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था, और इंग्लैंड के कुछ लोग पहले अमेरिका में गए थे, और जब उनके ऊपर कुछ शर्तें डाली गई, जो अमेरिकन पहले पहुंच गए हैं, अमेरिका के ही लोग गए इंग्लैंड में बस गए, अब कुछ शर्तें लगाई इंग्लैंड के लोगों ने कुछ शर्तें लगाई जो इंग्लैंड अमेरिका में बस चुके हैं। तो हुआ क्या, जो अमेरिका से पहले लोग पहुंच गए थे उन्हीं ने तो उनका विरोध किया था। तो इसका मतलब क्या है, विरोध करने का मतलब क्या है कि राष्ट्रीयता की भावना उनमें जाग गई थी। उसी प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसी प्रकार से विश्व में और भी क्रांतियां हुई, तो वो इस आधार पर हुई थी कि सारे लोग ये जान चुके थे कि राष्ट्रीयता होती क्या है, मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है। भारत के अंतर्गत ऐसा नहीं था, भारत में जो संघर्ष किया गया था वो एक साथ सारे लोगों के साथ नहीं किया था। राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे जागी है, और आज हम भी कहीं ना कहीं एक राष्ट्र की तरफ बनने जा रहे हैं, नेशन की तरफ बनते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारे संविधान में पहले ही स्टेट में ये लिख रखा है, भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, राष्ट्रों का संघ नहीं बताया, राष्ट्र नहीं बोल सकते इसको, या केंद्र। राज्य का मतलब आपको मैं धीरे धीरे बताई दूंगा, ठीक है। राज्य का मतलब ये होता है जिसकी व्याख्या आपको आर्टिकल 12 में मिलेगी, अनुच्छेद 12 में आपको इसकी व्याख्या मिलेगी, ठीक है। ऐसा मतलब राज्य का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जहाँ पर स्वयं से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, और बहुत सारी चीज़ें जिनकी खुद की सरकार हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको यह समझ रहा था अनुसूची का मतलब क्या है। अनुसूची का मतलब देखो, पहले आर्टिकल 1 में ये लिख रहा है भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। व्यवस्थाएं विश्व स्तर पे इतनी ही है, सबसे ज़्यादा फेडरल और यूनिटरी है, लेकिन भारत उन सबसे हटके यूनियन में है। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा यहाँ समझो। अगर आप अनुसूची में जाओगे तो अनुसूची में इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 1 में तो सिर्फ इतना ही लिखा है राज्य, लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कौन कौन से राज्य हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं जो इस आर्टिकल में शामिल होते हैं। इन चीज़ों का वर्णन कहीं पर इसमें नहीं लिखा है। अगर इसमें लिख देता तो बताइए, आर्टिकल पहला ही पता चलता 10 पेज का हो गया। आर्टिकल 10 पेज का हो गया तो पढ़ने वाला भी उसको नींद आने लगती, कहता रख दे भैया आर्टिकल, अभी तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहे कितने स्टेट हैं भाई हमारे। अब वर्तमान में कितने स्टेट हैं? 28 है। तो अगर 28 स्टेट हैं तो उनका वर्णन आपको अनुसूची में देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको आर्टिकल 1 में नहीं मिलेगा कि आर्टिकल 1 में 28 राज्य ये हैं, और कल को एक राष्ट्र कम कर दिया या एक राष्ट्र बढ़ा लिया, कहीं हमने अफगानिस्तान या पाकिस्तान का कुछ कब्जा कर लिया तो एक राज्य हमको और जोड़ना पड़ जाएगा, तो हमारे फिर 29 हो जाएंगे, तो फिर एक बार हटाया था फिर एक बार जोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में अनुसूची में मिलता है ज्ञान, वहीं पर प्लस माइनस होती रहता है। तो एक्स्ट्रा कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि आप कॉपी लिखते हो तो मैथ की कॉपी में जब क्वेश्चन करते हो तो कैलकुलेशन पीछे की तरफ कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वो कॉपी नीट एंड क्लीन लगे। इसलिए इतना बड़ा लेंथी ना बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया था, अनुसूचियाँ जोड़ी और वो अंत में जोड़ दी, जिसमें क्या मिलेगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। तो राज्य लिखे होंगे कौन कौन से होंगे, साथ साथ में राज्य के लिए आपको राज्य तो ऐसे राज्य तो नहीं बन जाता, उसके पास कुछ क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षेत्र या क्षेत्रफल होना चाहिए। कौन सा क्षेत्रफल शामिल है इसमें? क्या वो वाला सिंध वाला, कि वो पाकिस्तान के वाला बलूचिस्तान वाला, कि वो अफगानिस्तान वाला,
ये सारी चीज़ें क्षेत्र के बारे में वर्णन जो मिलेगा वो किस में मिलेगा आपको? अनुसूची में मिलेगा। क्लियर बात है ना। अगला राज्य है तो कौन सा क्षेत्रफल होना चाहिए, कौन सा राज्य शामिल होना चाहिए, कौन सा क्षेत्रफल शामिल होना चाहिए, और वहाँ की राज्य व्यवस्था क्या होगी, जनता क्या, कौन सी जनता शामिल है, इन सारी चीज़ों के बारे में। देखो किसी भी राज्य को चलाने के लिए आपके पास तीन प्रमुख होने चाहिए। पहला तो क्षेत्रफल होना चाहिए। क्षेत्रफल अगर हो गया तो जनता भी तो होनी चाहिए। पता चला तुम रेगिस्तान के राजा बन गए हो, आज जैसलमेर में चले जाओ, वहाँ पर बहुत दूर दूर तक ऐसे क्षेत्रफल फैला हुआ है, आराम से वहाँ रहो और कुर्सी डाल के बैठ जाओ और कहते रहो कि भाई ये मेरा साम्राज्य, मैं यहाँ का राजा तुम बने किस पर हो? रेत के ऊपर। ठीक है, तो रेत के ऊपर राजा बनने से राजा नहीं कहलाता, वो उसके लिए जनता होनी चाहिए जो तुम्हारे बात माने। क्लियर बात है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, राज्य कौन कौन से शामिल है, क्षेत्रफल कौन सा शामिल है, राज्य व्यवस्था कौन सी है, पीएम बनेगा या राज्य में सीएम बनेगा, इन सब चीज़ों का वर्णन जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया? अनुसूची में जोड़ा गया है कि यहाँ पर पीएम होगा, यहाँ पर सीएम होगा, या यहाँ पर राष्ट्रपति होगा, या यहाँ पर राष्ट्रपति के ये कार्य जो होंगे ना, राष्ट्रपति का निर्णय इतनी शक्ति यहाँ तक चलेगी। ये सब चीज़ों के बारे में कहाँ पर लिखा होता है? आपकी अनुसूची में लिखा होता है। वेतन और भत्ते, भाई राष्ट्रपति की नियुक्ति तो लिखा होता है। आर्टिकल 51-52 की तरफ आप जाओगे ना तो वहाँ पर आप पाओगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति तो होती है, लेकिन राष्ट्रपति का वेतन भी लिखा होता है। लेकिन कहीं पे अब उसका वेतन को अगर देखोगे ना तो राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान अनुसूचियों में किया गया है। इसका मतलब क्या है? किसी भी आर्टिकल को लंबा ना करने के लिए, सिर्फ छोटा रखने के लिए, और जिसमें परिवर्तन आता रहता है। आज वेतन 3 लाख है, कल पता चल गया 5 लाख हो गया। तो इतने सडन चेंज आने के लिए बार बार संविधान में छेड़छाड़, जो मेन बॉडी है उसमें छेड़छाड़ करने से बजाय हम उनको पीछे की तरफ लिख लें, जिसमें कुछ काटा पीटी भी कर सकते हैं आसानी से, इसलिए अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? बोलो आगे चले, इसको नोट कर लिया भैया काम? चलिए उदाहरण लिख लिया आपने, एग्जाम्पल लिखो इसको पहले जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लूँ ना, ऐसा तो तुम मुझे परेशान कर दोगे। चलिए फिर आगे हेडिंग बनाना, फिर बहुमत के प्रकार। इसको पहले नोट कर लो फिर मैं बताऊंगा। इसको नोट करिए। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। एक बार बेसिक सिखा लिया फिर आगे से आराम से मैं उस पर तेज़ी से बढ़ सकता हूँ आगे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा, छोटा बड़ा आता नहीं होगा, तब तक इमला नहीं लिख पाओगे। इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना आप। ठीक है, और जितनी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ कम से कम वो तो नोट करनी ही करनी है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आखिर में हो क्या रहा है। बाद में पढ़ोगे तो अच्छा तो नोट्स बन जाएगा, समझ में आएगा। हटा दूँ अब मैं। चलिए अगला हेडिंग बनाइए, बहुमत के प्रकार। देखिए हमारे संविधान में बहुत सारे बहुमत दे रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं 100-150 दे रखे हैं, मतलब 4-5 2-3 तरीके के बहुमत है। उन बहुमतों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर बात है ना। तो चलिए बहुमत के प्रकार। बहुमत के प्रकार। अब देखो बहुमत से आप अंदाज ये मत लगा देना कि यहाँ पर बहू की बात हो रही है। ठीक है, बहुमत से कोई ये मत कहना कि ये बहू की बात हो रही है, यहाँ बहू की नहीं बात हो रही है। बहू के साथ मत भी जुड़ा है ना। जैसे आप पहले एक मत होते हो ना, सिंगल मत, तो उसके बाद बहुमत मतलब 2 मत हो गए, एक तुम और तुम्हारी बहू, इसलिए तो बोला गया बहुमत। ठीक है, आओ इधर, है ना, उल्टा तो सोचोगे ही तुम। इधर आ जाओ, बहुमत लिखो। नाम भी बहुत अच्छा बनाया गया है ना। आ जाओ इधर। पहला देखिए साधारण बहुमत।
साधारण बहुमत। अब इसको लिखो, साधारण बहुमत क्या होता है? पहला, उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य, मतदान करने वाले सदस्य। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य। पहले इधर आ जाओ, थोड़ा समझ लो। अब लिखने का बंद करो, अब आगे समझो। पहले लोकसभा की पहले स्ट्रेंथ कितनी थी? 500, हाईएस्ट 552 मेंबर इसमें रह सकते थे। ठीक है, लेकिन कुल मेंबर कितने थे? 545। 545 क्लियर बात है ना? इसको याद रखना। यानी कि कुल कैपेसिटी 552 लोगों की है, लेकिन जो नियुक्त हो चुके हैं वो 545 है। क्लियर बात है ना? अब इन 545 को अगर मैं दो भागों में बांटूं तो दो भाग इस प्रकार से बटेंगे। 543 ये क्या है? निर्वाचित। कैसे बनेंगे? निर्वाचित। ठीक है, निर्वाचित। अच्छा, दो व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। दो व्यक्तियों राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, लेकिन अभी एक संविधान संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके तहत कब किया गया? 25 जनवरी 2020 को। 25 जनवरी 2020 के तहत अब दो व्यक्तियों को मनोनीत करने का काम खत्म हो गया। जो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे ना, अब वो एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं। ना तो वो व्यक्ति अब मनोनीत होंगे राज्यसभा में, ना तो एंग्लो इंडियन नाम से कोई व्यक्ति मनोनीत होगा लोकसभा में। इसका मतलब क्या है? अब आपसे कोई अगर पूछे कुल पर्सन कितने बनेंगे तो कहोगे सर 543, और सारे के सारे कैसे होंगे? लोकसभा में निर्वाचित होंगे। क्लियर बात है ना? पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ूँ मैं। जल्दी से करो, थोड़ा तेज हाथ चलाइए। मतलब पहले 552 कुल स्ट्रेंथ होती है, 545 वर्तमान में है, उसमें से 543 जो नियुक्त किए गए हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा, जो सांसद कहलाते हैं, और दो व्यक्ति ऐसे थे जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत कर देता था। लेकिन अब क्या होगा? राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मनोनीत नहीं करेगा। उसका प्रावधान संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। इसका मतलब अब कुल जो मेजोरिटी है वो 543 मेंबरों की है। ठीक है, अब जो मतदान होगा, जो बिल पारित किया जाएगा, वो इन्हीं लोगों के द्वारा पारित किया जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, चलिए अब इसको जल्दी से लिखो। इतना टाइम लिखने के लिए मैं नहीं दूंगा बार बार। इतना मैं तो बोर्ड पे लिखूंगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ के आगे बढ़ना है। अदरवाइज ये तो चलेगा कम से कम 4 महीने तक। ठीक है, इसको हटा दो। चलिए, अब इसका मतलब समझिए। मतदान, इसका मतलब क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाला, जो साधारण मेजोरिटी कहलाती है, सिंपल मेजोरिटी कहलाती है। उसका मतलब क्या है? जैसे कुल व्यक्ति, कुल सदस्य कितने हमारे पास हैं? अब 500 कितने? 43। ध्यान रखना, अब मत गलत कर देना, नहीं तो तुमसे अगर पूछते कितने मेंबर हैं और तुम उसी में पढ़े हो, पुरानी किताब में मिलन लिखा है 545, तुम टिक करके चले जाओ, करो वाह। और प्रैक्टिस सेट जब भी लगाना तो अब उसमें याद रखना, आप कोई हो सकता है पुराना प्रैक्टिस सेट हो, उसमें 545 हो जाए और तुम रट के चले जाओ, और पेपर में मिलेगा जरूर पहला ऑप्शन 545। ठीक है, तो अब याद रखना 543 बचे हैं अब। अच्छा, कुल सदस्य 543 है। मान के चलिए सदन चल रहा था
लोकसभा चल रही थी, उसमें उपस्थित मेंबर कुल मान के चलो 280 थे। कितने थे? 280। ठीक है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कोई सांसद लोग अपने क्षेत्र में घूमने घामने जाते रहते हैं भाई, सब दावत आती है उनकी, दावत खाने जा रहे होते हैं, अपने आलू वालू खोदने होते तो आलू खोदने भी चले जाते हैं। उनको पता है कि वेतन तो मिलेगा ही। ठीक है, हाँ, कभी ऐसा मुद्दे आता है कि हाँ कोई बिल पारित कराना पड़ता है तो सारे भाग के पहुँच जाते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर। तो उपस्थित वहाँ पर कितने हैं? 280 मेंबर हैं, कुल 540, 280 मेंबर उपस्थित है, सदन में बैठे हुए हैं, एसी की हवा में आराम से बैठे मस्त मौज कर रहे हैं और खाना पीना आ रहा है तो कैंटीन में भागवा के खा रहे हैं। अब देखो क्या होता है, किसी बिल पे मतदान करने की नौबत आई। दोनों पार्टियां, सारी पार्टियां होंगी पूरे भारत की। ठीक है, तो सारी पार्टियां भारत की होंगी तो सब सारी पार्टियों के मेंबर बैठे होंगे। कोई ऐसा बिल आ गया जिस पर मतदान अब होना है, तो मतदान होगा ना, तो मान के चलो मतदान 280 तो प्रेजेंट थे, लेकिन मतदान 280 ने नहीं किया। मतदान करने वाले व्यक्ति 200 बने। सिर्फ कितने बने? 200, 210, 205 ले लो। ठीक है, 200 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है? 200 लोगों ने मतदान किया है, 80 मेंबरों ने मतदान ही नहीं किया, आराम से बैठे रहे, उनके टेबल पे लगा होता बटन, उसको दबाया ही नहीं। तो जब दबाया नहीं तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने मत नहीं किया। और ज़बरदस्ती मत करने के लिए अब बोल भी नहीं सकता लोकसभा स्पीकर, कभी नहीं कहेगा कि आप किसी बिल पर मत कीजिए। अगर आपका मत देना है यस में देना तो यस का बटन दबा दीजिए, नो का करना नो का बटन दबा दीजिए, और नहीं मत देना है तो शांति से बैठ जाइए तसल्ली से। मतलब ये समझा जाएगा कि आप इस बात को पे मौन है। क्लियर बात है ना? हमारा संविधान भी कहीं किसी जगह पे, बहुत जगह पे मौन है। मौन होने के पीछे कारण ये है कि वो यही नहीं बता रहा है कि मैं इसके पक्ष में हूँ या इसके पक्ष में हूँ। जब ये नहीं बताएगा तो मतलब जैसा तुम सेंस लगा लो उसी के पक्ष में मैं हूँ। क्लियर बात है ना? इसका मतलब क्या? 200 मेंबर वो हो चुके हैं जो मत किया। अब साधारण मेजोरिटी में क्या होता है? साधारण मेजोरिटी में ये होता है कि कम से कम यस और नो दो है विकल्प। तो यस में मतलब क्या है कि 200 में से कम 101 वोट पड़ने चाहिए पक्ष में, यस की तरफ, अगर बिल पारित कराना है। और अगर 99 इधर पड़ गए ना तो बिल भी पारित समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? पारित समझा जाएगा। मान लिया जाएगा कि ये बिल पारित हो चुका है और ये सदन ने इसको स्वीकार कर लिया है। क्लियर बात है ना? इसका मतलब क्या है? उपस्थित कितने थे? 280। मतदान कितने किया? 200 ने किया। रिजल्ट 200 ही दे रहे हैं। क्लियर बात है ना? उसमें से 101 मेंबर कैसे होने चाहिए? 101 मेंबर कैसे होने चाहिए? जो पक्ष में है, और 99 अगर विपक्ष में हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, बिल तो पारित हो गया। अगर एक यहाँ पर आ गया तो मामला टाई हो जाएगा। मामला क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर यहाँ पे अगर 100 भाई यहाँ पे टेबल खींच दूँगा, समझने की कोशिश करना। अगर कहीं पर 100 और 100 आ गया किसी बिल पे, तो अब अपने मत का प्रयोग लोकसभा स्पीकर भी कर सकता है। क्लियर बात है ना? जब किसी जगह पर मामला टाई हो जाता है, बराबर रहता है, तो लोकसभा स्पीकर भी तो उसी का संसद ही तो होता है वो व्यक्ति, वो भी तो निर्वाचित कहीं से गया होता है। जैसे ओम बिरला वर्तमान में कोटा राजस्थान जगह है, बूंदी, वहाँ से आते हैं। इसका मतलब क्या है? वो भी संसद सदस्य हैं, उन्होंने भी बिल्कुल जैसे संसद सदस्यों ने लड़ा है चुनाव, उसी प्रकार से उन्होंने भी सदस्यों ने चुनाव लड़ा है। तो अगर कहीं इन केस किसी में बिल दोनों जगह पे दोनों पक्ष यस और नो में बराबर पड़ता है, तो उस दशा में लोकसभा स्पीकर अपना मत का प्रयोग कर सकता है। क्लियर बात है ना? इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो, इसको आप समझ गए हो। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना, अभी नोट कर लेना आराम से। इधर देखो, यहाँ तक क्लियर है ना? देखो उसमें है ना? अब चलो यहाँ पर देखना, किसी जगह पे क्या होता है कभी कभी कि ऐसा कहीं रिजल्ट आ जाए। क्या आ जाएगा? जैसे उपस्थित मतदान करने वाले व्यक्ति हैं, मैं आंकड़ा ले रहा हूँ, कहीं पर आ गया ऐसा 99.1 और कहीं पर आ गया 99.2। हो सकता है जब संख्या ऑड रहेगी तो 201 हो गया तो 0.5 बन सकता है। क्लियर बात है ना? और अगर इवन रही, सम संख्या आ रही तो 2 से भाग ही जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसमें आधे से ज़्यादा ही तो निकाल रहे हो, आधे से ज़्यादा ही तो मेंबर हो गई है। क्लियर बात है ना?
अब किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि 99.1 आ जाए, 99.2 आ जाए, कहीं पर 99.5 आ सकता है, 99.6 आ सकता है, 99.7 आ सकता है। तो उस केस में क्या माना जाएगा? उस वोट को, उस सांसद को 20 से काट दो अलग अलग दोनों में ना, ऐसा मतलब नहीं है कि उसके वोट को काट दो 20 से अलग अलग, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? उस केस में ये वाला वोट कंसीडर किया जाएगा 99, ये वाला वोट किया जाएगा 99 कंसीडर, और ये वाला किया जाएगा 100, ये वाला किया जाएगा 100। 0.5 के नीचे वाले जितने भी नंबर होते हैं वो ये वाले नंबर कंसीडर किए जाते हैं, और 0.5 के जितने ऊपर के नंबर होते हैं वो सारे के सारे किस में कंसीडर किए जाते हैं? अगले डिजिट में। क्लियर बात है ना? इसको आप ध्यान रखिए। अब इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मतलब ये है कि कहीं पर भी 99.5 आया, 108.5 आया, तो समझ लेना 108 नहीं, वो 109 है। क्लियर बात है ना? इसको आप समझ सकते हैं। साधारण बहुमत समझ में आया कि नहीं, ये मुझे बताइए, उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्ति। चले आगे, ये क्लियर है ना? साधारण बहुमत। आगे बढ़ूं? समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए इसके आगे लिखिएगा सेकंड वाला, साधारण बहुमत के बाद लिखिएगा प्रभावी बहुमत। कैसा? प्रभावी बहुमत। देखो इस वाले बहुमत का प्रयोग लगभग बहुत जगह पर, सबसे ज़्यादा इसका ही साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। क्लियर बात है? साधारण बहुमत बहुत जगह प्रयोग होता है, और विशेष और जो बहुमत आएंगे ना मैं बताता भी जाऊंगा, और आगे आपको पता भी चलता जाएगा। जब पूरा पढ़ लोगे ना धीरे धीरे तो सब पता चल जाएगा। अगला लिखिए प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, ठीक है? प्रभावी बहुमत मतलब क्या है? ऐसा बहुमत है, लिखो इसमें, ऐसा बहुमत जिसमें सदस्य संख्या प्रभावी हो। अभी समझ में आएगा क्या होता है ये सदस्य संख्या प्रभावी हो। ऐसा बहुमत जिसमें सदस्य संख्या प्रभावी हो। अब देखो क्या है मतलब, जैसे वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं? 543, ठीक है भाई, 543 है। 543 सदस्यों में से 7 सदस्य मैंने घटा दिए। क्यों घटाए? कि हो सकता है, क्योंकि प्रभावी संख्या चाहिए ना, इफेक्टिव प्रभावी संख्या चाहिए। 7 सदस्य हो सकता है, 7 सदस्यों में रिक्तियाँ होंगी। रिक्तियाँ कैसे होगी? जैसे कोई व्यक्ति मृत हो गया, भाई बूढ़े बूढ़े तो साथ आते हैं, और कोरोना चल रहा तो कोरोना में पता नहीं टपक लिया कोई कहीं से, और रोज ही टपक रहा है 1-2 इधर से। पता चला पाउंडेजरी वो कहाँ गए थे मुझे पता भी नहीं, क्लियर मैं भूल गया हूँ उसके। हाँ इधर ही कहीं से थे, वो सांसद खत्म हो गए, और 1-2 सांसद थे जो अभी जल्दी एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है यहाँ पर 2 की मृत्यु हो गई हो, ठीक है भाई? हो सकता है 3 को अवैध घोषित कर दिया हो, अवैध। अब इनको अवैध घोषित कर दिया गया है, मतलब पार्टी ने किसी का कारणवश कार्रवाई कर दी कोई भी, और उनको अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है? और 2 सदस्यों ने अपना त्याग पत्र दे दिया। अब देखो ध्यान से सुनो, दोनों जगह पे, यानी कि यहाँ पे 7 जगह पे 7 मेंबर जो रिक्त हुई हैं सीटें, इन पर इलेक्शन तो होगा ही, जो उपचुनाव कहलाएगा। जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री,
योगी आदित्यनाथ ने अपना त्यागपत्र दिया था ना, तब वो गोरखपुर जगह के क्या थे, सांसद थे। अब जब उन्होंने त्यागपत्र अपना दिया है तो उसके बाद वो यूपी के क्या बन गए हैं, सीएम बन गए हैं। और यूपी के सीएम बनने के बाद जब वो सीएम बन गए ना, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है, किसी स्टेट के वो कौन बन गए हैं, सीएम बन चुके हैं। ठीक है, अब देखो उनकी गोरखपुर वाली सीट रिक्त हुई, उस पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में क्या हो गया, एक दूसरा व्यक्ति जीत गया, कोई भी सांसद, वो सांसद बन गया। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि सांसद वो उतने समय के लिए ही बनेगा जितने समय के लिए कार्यकाल उस शेष रह गया है, किसका, सरकार का या वर्तमान निर्वाचित सरकार का। जैसे अगर 2015 में कोई सरकार आई है तो सरकार जाएगी 2020 तक, क्लियर बात ना, 5-7 तक होता है टर्नओवर। और कोई सांसद 2015 से 17 में टपक लिया, मर गया, तो होगा क्या कि 3 साल उसकी जो उपचुनाव में कैंडिडेट जीता होगा उसको मिलेंगे, क्लियर बात। अब 3 के तीनों साल वो रहेगा। और कोई हो सकता है कोई ऐसा आ जाए किसी कारणवश कि कोई सांसद खत्म हो गया और 2 अब बचे हैं, 4-6-10 महीने करीब बचे हैं, तो उपचुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन 1-2 महीना बचा है तो सरकार उपचुनाव नहीं कराएगी। क्यों कि चुनाव लड़ने में बहुत सारा पैसा व्यय होता है। अब जब इतना पैसा 3 महीने बाद चुनाव हो गए ही, तो उनको पता है तो क्यों इस पर व्यय किया जाए, तो इस वजह से उस पर चुनाव नहीं होता। मतलब क्या है, इतने व्यक्ति है ही नहीं सदन में, ऐसा नहीं घर पे लेटे हों, ना तो ये कोरोना की वजह से कहीं पर कंटेनमेंट जोन में उसमें गए हैं, ना ही इनको मतलब आइसोलेशन में रखा गया है। ये परमानेंट है ही नहीं धरती पे। इसका मतलब क्या, अच्छा ना ये अवैध वाले तो होंगे ही होंगे, ठीक है, ये वाले नहीं हो 2, और त्यागपत्र दिया वो भी ज़मीन पर होंगे, लेकिन संसद सदस्य नहीं बचे अब वो। इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी, जो आप कहोगे प्रभावी बहुमत कितना हुआ, देखो कितना हो गया, 7 घटाओ कितना बचा है, 536, सही है ना, सही है ना। अब देखो 536 का, अब आप इसका क्या करें, 536 का आप आधा करो, कितना बना, कितना बना, भाग करके देख लो, 2, 6 और ये कितना बना, 16, 268। इसका मतलब क्या है, 268 सदस्य टाई पे हो गए, ध्यान से समझना चीज़ को। +1 करो इसमें, कितना बना, 269। इसका मतलब क्या है, ऐसा कहीं कहीं पे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जब प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाएगा, उसमें सदन में 269 सदस्य तो उपस्थित होने ही चाहिए। कितने, 269। क्यों, जब तक 269 सदस्यों का बिल के पक्ष में, यानी एक यस है और एक नो है, तो यस में 269 मिनिमम होने ही चाहिए। अगर जब तक होंगे नहीं तब तक ये बिल पारित नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की गई है, प्रभावी बहुमत की बात की गई है। प्रभावी सदस्य संख्या होनी चाहिए। जो प्रभावी सदस्य संख्या यहाँ पर मैंने कितनी निकाली है, 269। तो ये कितने होने चाहिए, 269। अब चाहे 400 सदस्य आ जाए, 500 आ जाए, मिनिमम नंबर 269 होना ही चाहिए, तब वो बिल पारित माना जाएगा। समझ में आया प्रभावी बहुमत। तो अब यहाँ पर इसको पहले नोट करो, फिर मैं एक लाइन लिखवाता हूँ, जल्दी से इसको नोट करो। मैंने जैसा बनाया वैसे ही बना लो जल्दी से। प्रभावी बहुमत समझ आया, लिख लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, इसको लिखो। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। नोट लिखो इसमें, अब लिखो 269 से कम
269 से कम सदस्य 269 से कम सदस्य सदन में उपस्थित होने पर बहुमत प्रभावी बहुमत नहीं होगा। बहुमत प्रभावी बहुमत नहीं होगा। मैंने बोला है 200 लिख रहा है 269 सदस्य अगर उपस्थित नहीं है ना तो ऐसा बहुमत प्रभावी बहुमत नहीं होगा। क्लियर? क्या चीज़? 5, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझो, फिर से ध्यान से समझो, मैं फिर से समझा रहा हूँ। इधर दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। अभी बहुत सारे बहुमत और समझने हैं, मतलब समझो। टोटल 543 हैं और कोई दिन ऐसा आ गया ना कि 543 सदस्य उपस्थित हो गए तो वो तो साधारण 1/2 कर दोगे, वो तो अलग तरीके से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, प्रभावी 543 तो टोटल हो गए, प्रभावी का मतलब कुछ रिक्तियाँ भी तो हो गई होंगी कहीं ना कहीं। जब रिक्तियाँ हो गई, ये इफेक्टिव नंबर है, ऊपर से देखोगे ना तो 543 नज़र में आ रहे हैं, लेकिन उस 543 में कितने बचे हैं वो इफेक्टिव नंबर होता है, प्रभावी नंबर होता है। उस प्रभावी नंबर में से आप क्या करोगे, प्रभावी नंबर का जो व्यक्ति 536 है ना, 536 प्रभावी माने 7 बता घटा दिए, क्योंकि 507 हो सकता है 2 की मृत्यु हो गई हो, 3 अवैध हो गए होंगे और 2 तो त्याग पत्र दे दिया होगा। तो हुआ क्या, यहाँ पर कुल इफेक्टिव नंबर प्रभावी नंबर निकल के आया, वो सदन में 536 का आया। और 536 का आप आधा करेंगे तो निकलेगा 268। 268 वो है जो दोनों तरफ बराबर हो गया, बराबर। इसका मतलब क्या है, मेजोरिटी के लिए +1 चाहिए, तो +1 किया 269 हुआ। इसका मतलब क्या है, ये वो प्रभावी नंबर है जिसके बाद इससे ज़्यादा सदस्य अगर सदन में आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कम सदन सदस्य में है तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई बिल पारित होगा तो वो बिल पारित माना ही नहीं जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, मैं समझा रहा हूँ, अभी देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। जैसे लोकसभा का एक व्यक्ति आपने सुना होगा अध्यक्ष, किसका है ये, लोकसभा का, ठीक है। अब क्या है ये, उपाध्यक्ष, क्या है, उपाध्यक्ष लोकसभा का। उसी प्रकार से राज्यसभा में होता है सभापति, ध्यान से समझो। पहले एक होता है उपसभापति, अब यहां पे पहले समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। अध्यक्ष किस प्रकार से निर्वाचित होता है, निर्वाचन की पद्धति बिल्कुल अलग होती है, क्लियर बात है ना। और उपाध्यक्ष किस प्रकार से निर्वाचित किया जाएगा, होता तो नहीं मेंबरों में से है, अलग से निर्वाचित कोई नहीं करता है, आपस में सहयोग से वो एक दूसरे से बता देते हैं यही मेरा अध्यक्ष बना दो इसको, ठीक है, वरीयता के आधार पर भी बना देते हैं, ये उपाध्यक्ष है। सभापति जानते हो इसका निर्वाचन बिल्कुल होता है, ये तो उपराष्ट्रपति होता है। लोक राज्यसभा में ये तो उपराष्ट्रपति होता है भाई, याद है ना, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है ये वाला। और ये वाला व्यक्ति उपसभापति, ये भी नियुक्त किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। अब मेरी बात जरा सुनो, नियुक्त करने की प्रक्रिया अलग है, नियुक्त करने की प्रक्रिया अलग है, लेकिन अगर इन सबको हटाना है, क्या करना है, हटाना है उसके पद से, उनके पद से, अगर उनको पद से, इन सबको उनके पद से हटाना है तो उसके लिए आपको साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। साधारण बहुमत यहाँ पर माना नहीं जाएगा। क्या माना जाएगा, प्रभावी बहुमत। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, क्या माना जाएगा, प्रभावी बहुमत माना जाएगा। मतलब वर्तमान में अगर तुम्हें लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो कंडीशन है 269 सदस्य तो मिलने ही चाहिए। क्यों, सदस्य संख्या प्रभावी होनी चाहिए। तो 269 सदस्य मिनिमम ऐसे हों जो उनके विपक्ष में वोट कर दे कि इनको हटा दो, हटा दो, विपक्ष में वोट कर दे कि हटा दो, ठीक है। और उससे कम सदस्य अगर सदन में हुए, जैसे मान के चलो 260 हो गए और 260 आज आए हैं, दोनों 260 ने उनके
हटाने के कहा हटा दो, कह दिया यस हटा दो, पक्ष में वोट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो हट जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं हटूंगा। कब तक नहीं हटूंगा? जब तक 269 सदस्य क्या करेंगे नहीं, वो उनके द्वारा हटाने के प्रस्ताव को यस नहीं मारेंगे, यस पे टिक नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं हटेगा। ये वो मिनिमम नंबर है जो चाहिए इसको हटाने के लिए। क्लियर बात है ना? तो इसके तहत कौन हटाया जाता है? अध्यक्ष हटाया जाएगा, उपाध्यक्ष हटाया जाएगा, सभापति हटाया जाएगा, उपसभापति हटाया जाएगा, और भी होती हैं। ठीक है, कॉमन ये होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो पहले जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। इसको लिख लो जल्दी से और एक हेडिंग डाल दो, बस छोड़ दो वहाँ पे, फिर मैं और समझाऊंगा कल। इसको लिख लो पहले। घर पे इसको एक बार पढ़ के देखना, समझ के देखना जाके कि आखिर में ये किस प्रकार से बन रहा है। क्योंकि और भी अभी यहाँ पर आपको विशेष बहुमत के पढ़ने हैं। विशेष बहुमत में 3 बहुमत और होते हैं विशेष बहुमत में, तो उन तीनों बहुमतों को जानना है। एक बात समझो, यहाँ से राष्ट्रपति नहीं हटेगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव लाया जाता है वो नहीं हटेगा, यहाँ से महाभियोग प्रस्ताव नहीं हटेगा। ये उसको हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। तो उसकी हटाने की प्रक्रिया विशेष बहुमत में आती है, वो धीरे धीरे आपको मैं सिखाऊंगा, यही तो सीखना आपको बाकी है। ठीक है, इसको समझ में आया? इसके डाटा को पूरा को नोट करना है आपको। क्लियर बात है ना? नोट कर लो, नहीं तो कल एग्जाम्पल में आप समझ नहीं पाओगे क्या मतलब है। चलिए अब हेडिंग लिखिए, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, ठीक है, और विशेष बहुमत को करेंगे हम कल। ठीक है, तो विशेष बहुमत का अगले उसमें आ जाएगा, तो आराम से विशेष बहुमत को करिए। ठीक है, चलिए बाय।